हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टूडियो एमजे डिक्टेशन। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका सब्सक्राइब हमारे चैनल के लिए बहुत बहुत ज़रूरत होता है। दोस्तों चलिए आज का डिक्टेशन शुरू करते हैं। आज का डिक्टेशन लिया गया रामधारी गुप्ता खंड 2 से। अभ्यास रहेगा 53, 54, 55, 56 तक। गति 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट। महोदय, मैं मानता हूँ कि यदि हम चाहे कि किसी भी भाग को अपनी इच्छा के अनुकूल बना ले तो यह संभव नहीं हो सकता। किसी भी देश में जितने लोग बसते हैं उन लोगों के हृदय में जो भावनाएं पैदा होती है, उनमें जो विचार उठते हैं, उन्हीं से भाषा निकलती है। हिंदी कहिए या हिंदुस्तानी, दोनों ही हिंदुस्तान में पैदा हुई और आज भी चल रही है। इसीलिए मैं सदा से यह बात कहता आया हूँ कि किसी विदेशी शब्द को अपनी भाषा में न घुसने देने का विचार बिल्कुल गलत है। यदि कोई भी जीती जागती भाषा आगे बढ़ रही है, उन्नति कर रही है, तो उसमें बाहर के शब्द आए बिना रह नहीं सकते। यदि आप अंग्रेजी भाषा के किसी भी शब्दकोश को खोलकर देखें तो उसके अंत में 20-25 पृष्ठ परिशिष्ट के जोड़े जाते हैं। उन पृष्ठों में अंग्रेजी भाषा में जो नए नए शब्द आते हैं वे ही दिए जाते हैं। कुछ दिन हुए मुझे चैम्बर्स का एक पुराना शब्दकोश मिल गया। मैंने देखा कि आज का चैम्बर्स शब्दकोश पुराने शब्दकोश से दुगना मोटा था। पिछले 60 वर्षों में जितने नए शब्द लिए गए वे सब नए शब्दकोश में थे। विदेशी भाषा के जो शब्द प्रचलित है, यदि उन्हें निकाल देने का प्रयास किया गया तो भाषा का रूप ही दूसरा होगा। पैराग्राफ। हिंदी वालों का यह प्रयास कि अरबी तथा अंग्रेजी भाषा के शब्द हिंदी में नहीं आने देने चाहिए, उतना ही हानिकारक है जितना उर्दू वालों का यह प्रयास कि उर्दू में केवल अरबी और उर्दू भाषा के ही शब्द रखे जाएं, संस्कृत के नहीं। उसके साथ साथ हमको यह भी मानना होगा कि हिंदुस्तान में जो बहुत सी भाषाएं हैं वे अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग भाषाएं हैं। जैसे उत्तर भारत में मराठी, गुजराती, हिंदी, बंगला, उड़िया तथा असमिया और दक्षिण में तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा कन्नड़। इन सब भाषाओं में संस्कृत के शब्द बहुत हैं। हिंदी को छोड़कर और किसी भी भाषा में उर्दू के शब्द नहीं मिलेंगे। देश में हिंदी को इस योग्य बनाना है कि लोग उसे सरलता से सीख सके, इसीलिए उसमें संस्कृत के शब्द लेने ही पड़ेंगे, उससे बचा नहीं जा सकता। हमारे संविधान में हिंदी की व्याख्या इस प्रकार दी गई है कि हम उसी भाषा को हिंदी मानते हैं जिसके मूल में संस्कृत है। यह कोई नई बात नहीं है, इसे सभी लोग मानते और समझते हैं। आज लोग कुछ ऐसी हिंदी लिखने लगे हैं जिसमें संस्कृत के बड़े बड़े शब्द अधिक आते हैं, जो मेरे जैसे आदमी को जिसने संस्कृत नहीं पढ़ी है समझ में ही नहीं आते। जो व्यक्ति संस्कृत या अरबी भाषाओं में से किसी को भी अधिक नहीं जानते परंतु अच्छी हिंदी या हिंदुस्तानी लिख सकते हैं,
उनको इतना समय नहीं कि वे संस्कृत और अरबी के बड़े बड़े शब्द ले। वे तो छोटे शब्दों में ही अपना काम निकाल लेते हैं। बड़े शब्द लेने हो तो वह दूसरी चीज है। पैराग्राफ। महोदय, बोलचाल की तथा अखबारों में प्रयुक्त होने वाली भाषा जितनी सरल हो उतना ही अच्छा है और उसको समझने में हिंदी और उर्दू बोलने वालों दोनों को ही कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। वही भाषा ठीक चलेगी। मैं उत्तर भारत के लोगों से जहाँ हिंदी अथवा हिंदुस्तानी बोली जाती है यही कहना चाहता हूँ कि यदि वे चाहते हैं कि हिंदी अथवा हिंदुस्तानी सारे भारतवर्ष में चले तो उनको अहिंदी भाषियों को अपने साथ लेने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वे जिस भाषा को नहीं अपनाते वह सारे देश की भाषा नहीं हो सकती। कभी कभी अहिंदी भाषी भी हिंदी में लिखने का प्रयास करते हैं। यदि उनकी हिंदी के व्याकरण की दृष्टि से जांची जाए तो हिंदी भाषी उसे स्वीकार नहीं करेंगे। मैं उनसे यह भी कहना चाहता हूँ कि उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि केवल हिंदी भाषा में ही नहीं बल्कि उसके व्याकरण में भी इतना हेर फेर करना पड़ेगा कि दूसरी भाषाओं के मुहावरे हिंदी भाषा में खप सके। भाषा तभी विकसित हो सकती है। मैं आशा करता हूँ कि भाषा के इस प्रश्न को सांप्रदायिक रूप नहीं दिया जाएगा। उसे एक बार सांप्रदायिकता का रूप देने पर उसका उसमें से निकलना कठिन हो जाएगा। इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम इस प्रश्न को सांप्रदायिकता से परे केवल एक भाषा के रूप में देखें और भाषा का अर्थ यह है कि अपनी भावनाओं और अपने विचारों को उसी के द्वारा दूसरों तक पहुंचा जा सके। यदि राष्ट्रभाषा ऐसी भाषा बना दी गई जिसे कुछ ही लोग समझे तो हमारी समस्या हल नहीं हो सकती। हमें संकीर्ण विचारों से दूर रहना चाहिए। पैराग्राफ। भाषा के संबंध में विचार करते समय किसी एक राज्य की दृष्टि से नहीं बल्कि सारे देश की दृष्टि से विचार करना चाहिए और तभी भाषा को वह रूप प्राप्त होगा जिसका मैंने उल्लेख किया है। महात्मा गांधी देश में उस भाषा को चलाना चाहते थे जिसे वह सभी हिंदुस्तानी अथवा कभी हिंदी कहते थे। दोनों में कोई अंतर नहीं है। यदि ऐसी भाषा को जिसे सभी लोग समझ सके हम हिंदी कहे या हिंदुस्तानी उसमें कोई अंतर नहीं। मैं नहीं समझ पाता कि इसमें झगड़े की क्या बात है। एक दूसरा झगड़ा लिपि के बारे में भी है। हिंदुस्तानी अरबी और नागरी दोनों लिपियों में लिखी जाती है। हमारे संविधान ने नागरी लिपि को ही माना है। इसमें जबरदस्ती की गुंजाइश नहीं है। यह खुशी की बात है। मगर हिंदुस्तान में जितने लोग बसते हैं हम उनके विचारों से अवगत होना चाहते हैं। यदि हम उनको समझना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की जितनी लिपियां हैं उनको हमें सीखना होगा। दक्षिण वालों को हिंदी भाषियों से यही शिकायत
रही है कि वे तो हिंदी सीखते हैं पर हिंदी वाले दक्षिण की भाषा कभी नहीं सीखते। उसी प्रकार उर्दू के अक्षर हम जाने और उर्दू की किताबों से अपना परिचय रखें तो उनसे हमारा संबंध और अधिक घनिष्ठ हो सकता है। पैराग्राफ। महोदय, संसद सदस्यों से बहुधा उनके निर्वाचक उनके चुनाव में पूंजीगत स्वरूप के छोटे छोटे कार्यों को कराए जाने के लिए संपर्क करते हैं। इसीलिए संसद सदस्यों की एक मांग थी कि उन्हें अपने चुनाव क्षेत्र में कार्य कराए जाने की सिफारिश करने में समर्थ होना चाहिए। इन सुझावों पर विचार करते हुए प्रधानमंत्री जी ने दिनांक 23 दिसंबर 1993 को संसद में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की घोषणा की। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक संसद सदस्य को अपने चुनाव क्षेत्र में 1 करोड़ रुपये तक की लागत के कार्य, जिसमें प्रत्येक कार्य 10 लाख रुपये से अधिक लागत का नहीं होगा, कार्यान्वित किए जाने के लिए जिला कलेक्टरों को सुझाव देने होंगे। राज्यसभा का सदस्य जिस राज्य से चुना गया है उस राज्य का कोई भी एक जिला इस योजना के अंतर्गत कार्यों का चयन करने के लिए चुन सकता है। सांसदों द्वारा भेजे गए सुझावों के आधार पर इन मार्गदर्शिकाओं के अनुसार प्राथमिकताएं निर्धारित की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत जिन कार्यों की सिफारिश की गई हो वे जिले के अंदर चल रही जिला योजनाओं और केंद्रीय प्रायोजित तथा केंद्रीय क्षेत्र कार्यक्रमों के अंतर्गत परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के सामान्य पैटर्न के अनुरूप होंगे। उनका कार्यान्वयन अन्य सभी कार्यों के साथ साथ ही किया जा सकता है, लेकिन एक तरह से वे संसद सदस्य द्वारा अनुशासित कार्य के रूप में अभिव्यक्त होंगे। इस प्रकार इन कार्यों की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन के लिए निर्धारित प्रक्रिया समान कार्यों की सामान्य स्वीकृति एवं कार्यान्वयन को संचालित करने वाली प्रक्रियाओं जिनका कार्यान्वयन लोगों की प्रतिनिधि संस्थाओं द्वारा किया जाता है से भिन्न नहीं है। सांसदों के सुझावों को जिला कलेक्टरों द्वारा संकलित किया जाएगा एवं इन मार्गदर्शिकाओं के अंतर्गत उन पर विचार किया जाएगा तथा सामान्य प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए यथासंभव उनको जिले में चल रहे जिला योजना कार्यक्रमों एवं अन्य केंद्रीय प्रायोजित तथा केंद्रीय क्षेत्र कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा। पैराग्राफ। सांसदों को जिले में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समग्र रूप देने के लिए और पूरे जिले के लिए विकास योजना मसौदा तैयार करने के लिए संवैधानिक रूप से गठित जिला योजना समितियों का सदस्य बनाया जाएगा। अधिनियम 1992 के अंतर्गत गठित किए जा रहे नए पंचायती राज निकायों में जिला तथा माध्यमिक स्तरों पर जिनमें उनके चुनाव क्षेत्र पूर्ण या आंशिक रूप से आते हैं पंचायत सदस्यों के रूप में प्रतिनिधित्व भी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त सांसद जिलों में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के शासी निकाय के सदस्य हैं जो समन्वित ग्रामीण विकास
कार्यक्रम और इसके संबंध कार्यक्रमों की योजना, कार्यान्वयन, निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यों के प्रभारी हैं। यह सब उन्हें इस योजना के अंतर्गत उनके द्वारा चुने एवं सुझाए गए कार्यों को जिला स्तर विकास कार्यक्रमों की योजना एवं कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर पर संस्थागत ढांचे द्वारा कार्यान्वित कराए जाने को सुनिश्चित करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। पैराग्राफ। महोदय, इन मार्गदर्शिकाओं की सीमा के अंतर्गत आने वाले कार्यों जिनके लिए सांसदों ने अपनी अनुशंसा दी है कि तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी राज्यों में सामान्य विभागीय प्रक्रियाओं के अनुरूप की जाएगी। कार्यों को जिला कलेक्टर द्वारा जिले की सरकारी एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित कराया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य मुख्य रूप से परिसंपत्ति सृजन स्वरूप के होंगे तथा सामग्री, उपकरण आदि की खरीद अथवा राजस्व खर्च की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कार्य इस तरह के होने चाहिए जो काम के एक अथवा 2 मौसमों में पूरा हो सकते हो तथा जिनसे टिकाऊ स्वरूप की परिसंपत्तियां सृजित होती हो। योजना के तहत स्थानीय अनुभूत आवश्यकताओं के आधार पर छोटे छोटे विकास कार्यों का चयन किया जाना है और उनकी सिफारिश की जानी है। सुझाए गए प्रत्येक कार्य की लागत 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। सुझाव के अनुसार लिए जाने वाले कार्य जिला योजना विशेषकर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत आने वाले कार्यों की श्रेणी के होने चाहिए। इस योजना के अंतर्गत कार्यों के बारे में सुझाव प्राप्त करने के लिए जिला कलेक्टरों द्वारा सांसदों से लिखित सुझाव मांगे जाने चाहिए अथवा अपने जिले के सभी सांसदों के साथ वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में एक बैठक बुलाई जानी चाहिए। ऐसे मामलों में जहां संसदीय चुनाव क्षेत्र एक से अधिक जिले तक फैला हुआ है, संबंधित सांसद राज्य योजना विभाग तथा जिला कलेक्टरों को इन मार्गदर्शिकाओं में उल्लेखित समग्र सीमाओं के भीतर उनके जिलों में कार्यों की प्राथमिकता का उल्लेख कर सकते हैं। इन मार्गदर्शिकाओं के आलोक में संसद सदस्यों द्वारा सुझाए गए कार्यों की समीक्षा करने के पश्चात जिला कलेक्टरों द्वारा योजना के अंतर्गत इन्हें विचारार्थ एवं जिला योजनाओं तथा जिलों में चल रहे केंद्रीय प्रायोजित एवं केंद्रीय क्षेत्र कार्यक्रमों में योजना के अंतर्गत प्राथमिकता दर्शाने वाले कार्यों को सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। इस प्रकार निर्धारित सूची को जिले में संबंधित योजना तथा कार्यान्वयन एजेंसियों को भेजा जाना चाहिए, जिसमें संबंधित राज्यों की सामान्य विभागीय प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए प्रकलन तैयार करने तथा तकनीकी व्यवहार्यता और स्वीकृतियों के लिए पंचायती राज संस्थाओं, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों, शहरी स्थानीय निकायों, अन्य जिला स्तरीय विकास विभागों आदि को शामिल किया जाएगा। पैराग्राफ। जिला कलेक्टरों द्वारा योजना के अंतर्गत सांसदों द्वारा सुझाए गए कार्यों की सूची इस प्रकार निर्धारित करने के पश्चात यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनमें निर्दिष्ट कार्यों को अनुमोदन और कार्यान्वयन हेतु
जिले में संबंधित विभागों संगठनों के विचारार्थ भेजा जाए। कलेक्टर राज्य योजना विभागों की मार्फत विभिन्न विभागों संगठनों में कार्यों के विभाजन के ब्यौरों और भारत सरकार के संबंधित लेखा शीर्ष के अंतर्गत किए गए खर्च के बारे में भी सूचित करेंगे। यदि जिला कलेक्टर उल्लिखित रूप से सांसदों द्वारा सुझाए कार्यों की सूची में किसी कार्य पर विचार कर उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं है तो उनके द्वारा यथाशीघ्र राज्य योजना विभाग को उसकी आवश्यकताओं के बारे में रिपोर्ट अवश्य भेजी जानी चाहिए। समाप्त। थैंक यू। दोस्तों 2000 शब्दों का डिक्टेशन हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं स्टेनो एमजे डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हमारे मेहनत को दोस्तों आप समझिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए जो स्टेनो सीख रहे हैं। दोस्तों इतना तो कर ही सकते हैं क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप हमें सपोर्ट ज़रूर करेंगे क्योंकि हमारे चैनल को बहुत ज़रूरत है दोस्तों सब्सक्राइब का, क्योंकि एक साल में 1000 सब्सक्राइबर करना चाहिए और 4000 घंटा वाचिंग, और ये नहीं हो पाया है एक साल में। इसका कारण है दोस्तों कि मैं कभी अपील नहीं करता था कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसीलिए शायद मेरे चैनल पे लोग आते थे, डिक्टेशन लिखते थे, सब्सक्राइब नहीं करते थे और चैनल घाटा में चल गया है। डेली यूट्यूब मेरे चैनल पे 10 घंटा 12 घंटा वाचिंग काटता है, एक दिन बढ़ाता है, तो 4000 वाचिंग घंटा भी नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए दोस्तों मेरा प्रॉब्लम समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हो सके तो ऑनलाइन डिक्टेशन एक ज़रूर लिखा कीजिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।